दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर के दिग्गज नेता और टेक एक्सपर्ट्स इस समय जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े सम्मेलन का उद्घाटन आज किया है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस समिट का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को और इससे समाज पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करना। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए भारत का विजन दुनिया के सामने पेश किया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। नई टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आप सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के लीडर्स और इनोवेटर्स का इस समिट में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल एआई तकनीक के तौर पर नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए एक औजार के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम ने जोर दिया कि एआई का फायदा हर किसी तक पहुंचना चाहिए, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ये विकास का एक बड़ा जरिया बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत एआई को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत का खास मानव विजन भी पेश किया और इसका मतलब है एआई पूरी तरह से इंसानियत पर आधारित होनी चाहिए। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की डिजिटल क्रांति की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत जिस तेजी से तकनीक को अपना रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति और अन्य ग्लोबल लीडर्स ने भी एआई गवर्नेंस और सुरक्षा पर अपने विचार साझा किए। समिट में भारत के कई उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया और एआई क्षेत्र में बड़े निवेश का भरोसा भी दिया, जिससे आने वाले समय में बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। Jio, with over 500 million loyal subscribers, was privileged to play a leading role in this transformation across broadband, 4G, 5G, and home connectivity. With equal humility, I would like to announce that Jio will play an even bigger role in India's AI transformation.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में तकनीक का एक अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एआई एनवर्ड साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन लाइव दिखाई दिया। और इस आधुनिक तकनीक की मदद से प्रधानमंत्री मोदी की हर बात को रियल टाइम में सांकेतिक भाषा में बदला जा रहा था ताकि दिव्यांग साथी भी उनके संबोधन को आसानी से समझ सकें। विशाखापट्टनम का समंदर इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं का अखाड़ा बना हुआ है। भारत की मेजबानी में हो रहे मिलन 2026 ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो कूटनीति की मेज पर मुमकिन नहीं दिखता। यहाँ पर अमेरिका और रशिया जैसे कट्टर दुश्मन जो यूक्रेन से लेकर के मिडिल ईस्ट तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, भारत के बुलावे पर एक ही पानी में अपने युद्धपोत उतार चुके हैं। होली से पहले दोस्ती का ये जो रंग है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। विशाखापट्टनम में 15 फरवरी से शुरू हुआ ये महाअभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें अमेरिका, रशिया, ईरान, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 72 देशों के 60 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया जहां तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। भारत ने इस मंच के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि वो ग्लोबल नेवल पावर का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और जहां दुश्मन भी एक पेशेवर संवाद के लिए राजी है। मिलन 2026 के दो हिस्से हैं। पहले 2 दिन हार्बर फेज में बंदरगाह पर अभ्यास हुआ और अब 25 फरवरी तक सी फेज यानी गहरे समंदर में असली जंग की रिहर्सल होगी। खास बात तो यह है कि एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो चरम पर है, तो वहीं विशाखापट्टनम के पानी में दोनों देशों के जहाज कंधे से कंधा मिलाकर ड्रिल कर रहे हैं और ये नजारा भारत की मजबूत कूटनीति और वैश्विक दबदबे का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ना तो लाजमी है। 72 देशों के इस जमावड़े से हिंद महासागर में भारत ने सामूहिक सुरक्षा का कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि उनके सबसे करीबी दोस्त चीन के जासूसी जहाज भी इस वक्त भारतीय नौसेना की मुस्तैदी को देख रहे होंगे। और विशाखापट्टनम इस वक्त वैश्विक शांति और नियम आधारित व्यवस्था का मुख्य केंद्र बन गया है। अलग अलग देशों के करीब 60 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं इस वक्त हिंद महासागर में मौजूद हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में खलबली मचा दी। पटना हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने और वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप में 42 विधायकों को नोटिस जारी किया। इन विधायकों में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब इन सभी विधायकों की सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे। ये पूरा विवाद हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्रों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इन 42 विधायकों ने अपने नामांकन के समय संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। इसके साथ ही याचिका में मतदान प्रक्रिया के दौरान कई तरह के अनियमितताएं और वोट चोरी की शिकायतें भी की गई थी। जस्टिस की बेंच ने इन दलीलों को गंभीरता से लिया और सभी संबंधित विधायकों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस पाने वाले लिस्ट में काफी लंबे चढ़े विधायकों का नाम है। विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा, जेडीयू के विधायक चेतन आनंद, आरजेडी के अमरिंदर प्रताप सिंह जैसे नाम को भी अदालत ने अब जवाब तलब किया है। कोर्ट ने बिहार विधानसभा के सचिव को भी इस मामले में नोटिस भेजा है। जानकारों का कहना है कि अगर ये विधायक तय समय पर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए या आरोप सही पाए गए तो इनकी विधायकी रद्द भी हो सकती है। देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कई बूथों पर फर्जी वोटिंग हुई और चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखा गया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। फिलहाल इस कानूनी लड़ाई ने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। कोर्ट अब इन सभी 42 विधायकों के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। बिहार के राजनीति के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को एक साथ चुनावी गड़बड़ी के मामले में नोटिस दिया गया है। आम जनता के बीच भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई चुनाव में बड़े स्तर पर तथ्यों को छिपाया गया था। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले कदम और विधायकों की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई है। असम में 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सत्ताधारी भाजपा ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।
इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। डिब्रूगढ़ से लेकर के तनसुखिया तक भाजपा के कार्यक्रम की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र देते हुए हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने का एक टारगेट सेट किया। उन्होंने साफ कहा है कि वो सिर्फ साधारण जीत से खुश नहीं होंगे, बल्कि ऐसी जीत चाहते हैं जिससे कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो। पन्ना प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए और संगठन को बूथ स्तर पर फौलादी बनाया जाए। जिस असम को शांति, सुरक्षा और विकास के रूप में देखने का लोगों ने सपना देखा था, लोगों ने उसको हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जिस राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो कांग्रेस यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। यह इस बात का परिचायक है कि हम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, आरोप लगाया कि उसने दशकों तक असम को केवल वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास राज चलाने की न तो कोई नीयत थी और न कोई काबिलियत। भाजपा अध्यक्ष ये भी कहे कि जब से बीजेपी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना शुरू किया, तब से विपक्षी दल बेचैन हो गए। नितिन नवीन के दौरे का दूसरा दिन भी काफी व्यस्त रहने वाला है। तिनसुकिया जाकर मटक राजा सरबानंद सिंह के मैदान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद एक बड़ी क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें 7 से 8 जिलों के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। भाजपा का पूरा जोर इस बात पर है कि संगठन का हर सिपाही समर्पण भाव से काम करे, ताकि राज्य में लगातार तीसरी बार कमल खिलाया जा सके। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पन्ना प्रमुखों के सक्रिय करना, सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करना दिखाता है कि पार्टी जमीन पर कितनी मजबूत तैयारी कर रही है। नितिन नवीन का यह दौरा न केवल चुनावी शंखनाद है, बल्कि कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी है कि इस बार मुकाबला बड़ा है और लक्ष्य भी बड़ा रखना होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची हैं। उन्होंने अपने इस अहम दौरे की शुरुआत नीलाचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में मत्था टेक करके किया। प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की दुआ भी की। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है, इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई। प्रियंका गांधी का दौरा मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और रणनीति पर केंद्रित है। वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं और गुवाहाटी से लगातार वो बैठकों का दौरा कर रही हैं और बताया जा रहा है कि वो ब्लॉक लेवल पर भी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रही हैं, ताकि सही चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। कांग्रेस इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट में जल्दी जारी करने की तैयारी में है। और दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रियंका गांधी के इस दौरे पर चुटकी ली। का चुनाव आते ही कांग्रेस को मंदिर याद आने लगता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनता सब जानती है और विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसे बयान दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी का असम दौरा भाजपा को कड़ी चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस इस बार गठबंधन और संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रही है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट रहने और जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाने का आह्वान किया। उनके इस दौरे से कांग्रेस के भीतर में चल रही गुटबाजी को भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल गुवाहाटी में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और सबकी नजरें प्रियंका गांधी की अगली जनसभाओं पर टिकी हुई है।